अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जो कि फ्रिक्शन का चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 5 हमने ख़त्म कर लिया। तो सेंट्रॉइड्स था, हमने उस पर सेंट्रॉइड्स के बारे में बात की थी, हमने उसकी एग्जांपल्स की थी। तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो तो चैप्टर नंबर 6 पे हम लोग फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, हम उसकी टाइप्स देखेंगे, उनकी एप्लीकेशन क्या होती हैं फ्रिक्शन की हमारी डेली लाइफ के अंदर, और लिमिटेशंस, और फिर उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ आएंगे। तो इससे पहले हमने जो भी चैप्टर्स लिए हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर हमने एज्यूम किया कि जो हमारे पास जो फोर्सेस होती हैं बिटवीन कॉन्टैक्ट सर्फेस वो सिर्फ नॉर्मल होती हैं, राइट। कि हमारा हमने देखा था कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक रोलर सपोर्ट होती है, तो रोलर सपोर्ट के ऊपर सिर्फ एक नॉर्मल टू द सरफेस एक एन फोर्स लग रही होती है, राइट। तो इसके अंदर एक छोटा एरर होता है जिसके अंदर बेसिकली ये होता है कि जब आप कोई भी कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेस आपस में ज्वाइन होती हैं, राइट, दो सर्फेसेस आपस में ज्वाइन होती हैं, तो उनकी टेंजेंशियल फोर्सेस भी होती हैं, राइट। बाय टेंजेंशियल आई मीन कि अगर आपके पास एक ग्राउंड है और एक ब्लॉक उसके ऊपर रखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स आपके पास उस वेट का रिएक्शन एन तो होगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास टेंजेंशियल सर्विसेज, टेंजेंशियल फोर्सेस, मतलब कि आपके पास एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रही होगी जो कि इस सरफेस से टेंजेंट होगी, ठीक है। टेंजेंट मतलब पैरेलल होगी उसके, तो इसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्सेस कहते हैं। और जब भी आपके पास कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेस होते हैं, ठीक है, दो सर्फेसेस होते हैं जो कि एक दूसरे पे स्लाइड हो रहे हो, तो फ्रिक्शन फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। और वो फ्रिक्शन जो फोर्सेस की जो डायरेक्शन होती है, इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा, अब जो फ्रिक्शन फोर्सेस जो पैदा होती हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स पे मतलब ज़्यादा होती हैं, मतलब हमें चाहिए होता है कि उनको मिनिमाइज करें, और कुछ एग्जांपल्स पे हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई बेरिंग है या फिर कोई स्क्रूज हैं, तो आप चाहेंगे कि फ्रिक्शन फोर्सेस कम से कम हो। बेरिंग आप इसलिए ही इस्तेमाल करते हैं कि आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्सेस होती हैं वो कम हो, या फिर आप किसी इस तरह की सपोर्ट करना चाह रहे हो कि वो फ्रीली रोटेट कर पाए। आपके पास जब गियर्स होते हैं, तो गियर्स के अंदर भी अपनी एक फ्रिक्शन फोर्सेस होती हैं, क्योंकि आपके पास स्लाइडिंग सर्फेसेस हैं, आपस में कांटेक्ट हो रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्सेस आती हैं। आपके पास जब भी कोई फ्लूइड के ऊपर, मतलब फ्लूइड एक पाइप के थ्रू गुजर रही होती है, तो उसकी भी फ्रिक्शन फोर्स होती है। और ऑफ कोर्स जो सबसे फेमस एग्जांपल जो आपको पता होगी कि जब व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट हवा पे चल रहे, मतलब अ, चल रहे होते हैं, तो जो हवा का मोशन ऑपोजिट होता है, वो एक फ्रिक्शन पैदा करता है जो कि आपकी मोशन को स्लो डाउन कर देता है, राइट। तो ये बेसिकली नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस हैं। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, इन सम सिचुएशंस हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमाइज करें फ्रिक्शन के इफेक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब ब्रेक्स लगाते हैं, हम जब ब्रेक्स लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लगे, कि आप किसी चीज़ को रोकना चाह रहे हैं। उसी तरह आपके पास कोई मैकेनिकल एग्जांपल्स हैं, क्लचेस, बेल्स और वेजेस, बेसिकली सारी चीज़ें यूज होती हैं टू स्लो डाउन चीज़ें, राइट। जो आपके पास व्हील्ड व्हीकल्स हैं, कार्स हो गई, रोबोट्स हो गए, ये बेसिकली फ्रिक्शन पे ही डिपेंड करते हैं स्टार्ट होने पे और स्टॉप करने के लिए। और इवन जो आपकी ऑर्डिनरी वॉकिंग है, जो आप शूज अपने ग्राउंड पे रखते हैं, तो आप फ्रिक्शन से ही अपने आप को आगे पुश करते हैं। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो आप स्लिप हो जाते हैं, और बेसिकली आपने देखा होगा जब भी कोई आप स्लिपरी सरफेस के ऊपर पाँव रखें, तो क्योंकि फ्रिक्शन होती ही नहीं, आप स्लिप हो जाते हैं, राइट। तो अब हम लोग आएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की तरफ। फ्रिक्शन ब्रीफली थ्री टाइप्स की होती हैं। एक हम लोग ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं। ड्राई फ्रिक्शन बेसिकली तब आपके पास प्रोड्यूस होती है जब आपके पास दो सॉलिड्स के सरफेसेस, दो या दो से ज्यादा, आपस में कांटेक्ट में आए और उनके दरमियान कोई स्लाइड, कोई मोशन हो, जिसको हम लोग स्लाइडिंग कहेंगे। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, आपके पास एक सरफेस है ये वाला, और एक आपके पास एक ब्लॉक है जो कि उसके ऊपर मूव हो रहा है, तो आपके पास यहाँ
फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होगी जो कि उसकी मोशन को रोकने की कोशिश कर रही होगी। इस फ्रिक्शन, ड्राई फ्रिक्शन को हम लोग कूलम फ्रिक्शन भी कहते हैं, राइट, क्योंकि इस पे कूलम जो साइंटिस्ट था उसने कंट्रीब्यूट किया था इस पर। दूसरी टाइप ऑफ फ्रिक्शन होती है आपके पास फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। फ्लूइड बेसिकली फ्रिक्शन तब होती है जो कि एक फ्लूइड की वजह से हो रही हो, कोई लिक्विड या गैस की वजह से हो रही हो, राइट। तो आपके पास जो कार्स मूव होती हैं और एयर फ्रिक्शन जब आता है तो उसको हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये वाला जो मोशन होता है ये डिपेंड करता है रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन लेयर्स। तो आपकी फ्लूइड के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो इस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इसकी इवन जो आप इसकी इक्वेशंस के अंदर जाएं तो वेलोसिटी की टर्म उसके अंदर आ रही होती है। अगर कोई वेलोसिटी नहीं होती, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब कि आपस में कोई इनका मोशन हो रहा हो, अगर कोई मोशन नहीं हो रहा तो कोई फिर फ्रिक्शन नहीं होगी। मतलब फ्लूइड के अंदर फ्रिक्शन होने के अंदर लाजमी वो मूव होनी चाहिए, जो कि इवन ड्राई फ्रिक्शन के अंदर भी ये केस है। अब यहाँ देख सकते हैं, अब अगर आप अंडर वाटर गन फायर करें तो फ्रिक्शन इतनी ज्यादा होती है कि वो बुलेट को विद इन 4 या 5 मीटर्स रोक देती है, राइट। तो आपके पास जो बुलेट होती है उसके अंदर आपके पास मतलब उसकी सराउंडिंग पूरे पेरीमीटर से जो पानी होता है वो उसको फ्रिक्शन दे रहा होता है। और वो विद इन आप देख सकते हैं, अगर हवा के अंदर हो, हवा के अंदर अगर आप बुलेट शूट करें तो वो काफी ज्यादा हंड्रेड्स ऑफ फीट आगे जाके गिरेगी। और वाटर के अंदर इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है कि वो उसको जल्दी रोक सकती है। और फिर उसके बाद होता है कि अगर वाटर की जो फ्रिक्शन फ्लूइड होती है वो विस्कोसिटी पे ज्यादा डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। विस्कोसिटी क्या चीज होती है, उसकी बेसिकली डेंसिटी होती है। आपने विस्कस आपने देखा होगा, शहद और पानी की अक्सर एग्जांपल कोट की जाती है टू नेट विस्कोसिटी के बारे में डिफाइन करने। जो शहद होता है, आपने ऑब्वियसली शहद के बारे पे देखा होगा, आपने खुद टच किया होगा, वो बहुत ज्यादा स्टिकी, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, राइट। उस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव इट, और उसके अंदर मूव करना भी थोड़ा मुश्किल होता है कंपेयर टू वाटर। तो जितना ज्यादा विस्कस होगा फ्लूइड उतनी ज्यादा वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं, अगर आप शहद, पानी की जगह शहद रिप्लेस कर दें और फिर गन शूट करें तो फिर बिल्कुल ही वो जल्दी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। उसके बाद आपके पास इंटरनल फ्रिक्शन होता है। इंटरनल फ्रिक्शन बेसिकली आपकी मटेरियल के अंदर आता है। तो मटेरियल के अंदर जो आपकी सॉलिड्स होती हैं वो उसके अंदर अकर हो रहा होता है। ये बेसिकली बिटवीन लेयर्स ऑफ एटम्स प्रोड्यूस हो रहा होता है। जब आप किसी चीज को भी बेंड करते हैं या फिर ट्विस्ट करते हैं तो उसकी जो एटम्स होते हैं वो आपस में उस मोशन को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये इसकी इंटरनल फ्रिक्शन होती है। तो इस चैप्टर पे स्पेसिफिकली हम लोग सिर्फ ड्राई फ्रिक्शन को देखेंगे और उसको हम लोग स्टडी करेंगे। बाकी दो फ्लूइड्स को हम लोग, बाकी दो फ्रिक्शन है उनको हम लोग नहीं देख रहे होंगे। ओके, तो अब ड्राई फ्रिक्शन की तरफ आते हैं। तो ड्राई फ्रिक्शन के मैकेनिज्म की तरफ देखते हैं कि क्या चीज ड्राई फ्रिक्शन होती है। तो हम लोग एक ब्लॉक को कंसिडर करेंगे, अ, उसका वेट मास m है, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट कर रहा है, और हम लोग अज्यूम करेंगे कि इन दो सरफेसेस के दरमियान कुछ रफनेस है। तो बेसिकली जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो हमेशा, इट विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन टू अपोज मोशन, ठीक है। मतलब आपका मोशन जहां भी हो, फॉर एग्जांपल अगर आपका मोशन इस तरफ होगा तो आपकी जो फ्रिक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी। और सिमिलरली अगर आपका मोशन इस तरफ हो तो आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो इस तरफ प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट होती है। फिर उसके बाद ये होता है कि जब भी आपके पास अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो आपका अगर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है तो फिर एक नॉर्मल फोर्स होती है जो कि अपवर्ड लग रही होती है, राइट। ये तो हमने पहले भी देखी हुई है। तो अगर हम लोग नॉर्मल फोर्स जो कि n है और फ्रिक्शन फोर्स f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट ले लें तो उसको हम लोग r से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो r होता है
वो ऑब्वियसली अगर फ्रिक्शन आपका टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है और एन अपवर्ड लग रहा है, तो जो आर की वैल्यू होगी वो उसके दोनों कंपोनेंट्स एक अपवर्ड होंगे और एक टुवर्ड्स लेफ्ट होंगे। तो ये बेसिकली जो आर, ये क्या चीज है, इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? तो बेसिकली आर इज द टोटल फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द सपोर्टिंग सरफेस। ठीक है, तो सरफेस एक आपको नॉर्मल फोर्स दे रहा होगा और एक आपकी फ्रिक्शन फोर्स वो प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो इसको हम लोग टोटल एक ही फोर्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग आर कहते हैं, विच इज बेसिकली सम ऑफ एन एंड एफ। और ऑब्वियसली वो किसी एंगल पे लग रही होगी। ठीक है, इस एंगल को हम लोग अल्फा कह रहे हैं। अब इस अल्फा और इस आर्क की तरफ हम लोग अभी थोड़ी देर पे आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज कि आपके पास जो सरफेस होती है, आपके पास जो सरफेस होती है, ठीक है, वो क्योंकि रफ होती है, तो आपकी जो ब्लॉक होते हैं जब वो, और या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो दो सरफेसेस के दरमियान अगर हम लोग देखें, तो आपके पास कुछ ना कुछ रफनेस होती है। ठीक है, अभी इस इसकी तरफ मैं आता हूँ, ठीक है, सी की तरफ मैं आता हूँ। लेट्स डिस्कस डी फर्स्ट। तो बेसिकली हम लोग, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है जो हमने यहाँ रखा था, कि हमने एक ब्लॉक रखा, उसके ऊपर पी फोर्स लगाई, और ब्लॉक हम लोग हमारा पी फोर्स, ऑब्वियसली फोर्स अगर हम लोग टुवर्ड्स राइट लगा रहे हैं तो ब्लॉक की जो मोशन होगा वो भी टुवर्ड्स राइट होगा। तो अब कैसे क्या होगा, जब हम लोग पी फोर्स को जीरो से, मतलब हमने शुरू में 0 न्यूटन लगा रहे थे, उसके बाद फिर हम लोग स्लोली इसको इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो अब हमने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, फिर 2 न्यूटन की, 3 न्यूटन की, 4 न्यूटन की, इस तरह करके हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा? तो बेसिकली होगा ये कि जैसे ये पी है। रिमेम्बर मैंने आपको बताया था कि जब आपके ग्राफ्स होते हैं तो आपने केयरफुली देखना होता है कि आपके एक्सिस के अंदर क्या क्या वेरिएबल्स हैं। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास पी है। तो जैसे हम लोग एक्सिस से आगे जाते रहेंगे तो पी की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, और सिमिलरली वाई एक्सिस के अंदर आपके पास एफ है। तो जैसे हम लोग ऊपर जा रहे होंगे तो एफ की वैल्यू ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही होगी। तो अब यहाँ ये ग्राफ बताना चाह रहा है कि जब हम लोग पी को इंक्रीज करते हैं, जो हमारे पास फोर्स लग रही थी, मैं फिर से डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। हमारे पास ये पी फोर्स थी, और जो फ्रिक्शन है हमने कहा था कि वो उसका मोशन टुवर्ड्स राइट हो, तो फ्रिक्शन आपकी उसको अपोज कर रही होगी। ठीक है, तो बेसिकली हमने कहा था कि जैसे पी आपकी टुवर्ड्स राइट जा रहा होगा, अच्छा, पी की फोर्स जैसी इंक्रीज हो रही होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स भी उसके साथ साथ इंक्रीज हो रही होगी। और मगर अभी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है कि अगर कोई बहुत ही भारी चीज हो, जब आप उस पर बहुत आस्था से फोर्स लगाना स्टार्ट करें, तो ऑब्जेक्ट शुरू पे हिलती नहीं है। फिर एक पॉइंट आता है कि आपकी फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि फिर ब्लॉक मूव करना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जब वो एक दफा मूव करना शुरू हो जाता है, फिर वो बहुत आसानी से, मतलब मूव कर रहा होता है। तो इनिशियल फोर्स जो आपने उसको मूव लगाने पे लगाई होती है, उसके बाद कम फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो इसकी तरफ मैं अभी आता हूँ। तो बेसिकली ये ग्राफ यहाँ शो कर रहा है, इन चीजों को रब कर देते हैं। तो ये ग्राफ यहाँ शो कर रहा है कि जैसे ही आपकी पी की वैल्यू इंक्रीज होते रहेगी तो एफ भी आपका इंक्रीज होता रहेगा, मगर बॉडी मूव नहीं हो रही होगी। ठीक है, ये बेसिकली फ्रिक्शन जो फोर्स है, वो उस पी फोर्स को, जो अप्लाइड फोर्स है, उसको रेजिस्ट कर रहा है। तो ब्लॉक उसको रेजिस्ट कर रहा है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। फिर एक पॉइंट आएगा जिसको हम लोग, ये पॉइंट कहते हैं इम्पेंडिंग मोशन। इम्पेंडिंग का मतलब कि अभी होने वाला। तो पी फोर्स बेसिकली अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे पी मैक्सिमम होगी। तो इस केस पे आपके पास मैक्सिमम फ्रिक्शन आ रही होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग एफ मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला म्यू एस एन है। अब इस पी के फोर, ये जो पी है, ठीक है, ये वाले पी, अब इसके बाद अगर हम लोग अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करेंगे ना, तो अब बॉडी मूव होनी शुरू हो जाएगी। तो अब जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिक्रीज हो जाती है। और ये एक फिनोमेना होता है जिसको हम लोग आगे अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं, स्टैटिक फ्रिक्शन का और काइनेटिक फ्रिक्शन का। बेसिकली ये होता है कि जब एक दफा बॉडी मूव हो करना स्टार्ट कर देती है, तो अब जो फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि बॉडी मूव हो रही है। और ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपने बहुत कोई भारी क्रेट या फिर कर्टन अगर मूव करने की कोशिश की, तो शुरू पे इनिशियली बहुत कम
मतलब ज्यादा फोर्स चाहिए होती है, फिर एक दफा जब मूव हो जाता है फिर थोड़ा आसान हो जाता है। तो वो बेसिकली इस वजह से होता है कि आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स हो गई वो कम हो जाती है। अब फ्रिक्शन फोर्स कम क्यों होती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग सी डायग्राम की तरफ आते हैं, जो लेफ्ट की तरफ है। बेसिकली ये कहते हैं कि अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखें, सरफेसेस को स्टडी करें, तो सरफेसेस आपके स्मूथ नहीं है, उनके अंदर कुछ बम्प्स लगे हुए होते हैं, जैसे यहाँ हमने शो किया हुआ है। तो जब आपका जो ब्लॉक है उसके नीचे भी बम्प्स लगे हुए हैं और ग्राउंड के ऊपर भी बम्प्स लगे हुए हैं, तो ये बम्प्स क्या करते हैं, आपस पे इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, जैसे आपस में ना एक दूसरे के लॉक के अंदर बैठ गए हैं। तो जैसे इंटरलॉक का मतलब कि अगर ये सरफेस के बम्प्स हैं, तो जो ग्राउंड के बम्प्स हैं वो आपस में इंटरलॉक हो गए हैं, राइट। तब उनको ऑब्वियसली जब आप मूव करना स्टार्ट करेंगे तो उनको यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रही होगी ज्यादा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये होता है कि आप जब एक दफा फोर्स लगाते हैं, पी को इंक्रीज करते रहते हैं, फिर एक पॉइंट जब पी जब मैक्सिमम पे पहुंच जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि आपके पास ये जो बम्प्स होते हैं, ये आपस पे इनका जो इंटरलॉक होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो बम्प्स हैं ये अब एक दूसरे के ऊपर आ गए, ये अपने पीक्स पे आ गए हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आपके बम्प्स इस तरह हैं, तो पहले अगर वो बिल्कुल ही हो सकता है, सारे नहीं हो, मतलब कुछ हो, अगर वो इंटरलॉक्ड हुए थे, अब जब जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करेगा ना, तो फिर क्या होगा, अब जो बम्प्स है ना वो एक दूसरे के ऊपर आ गए, मतलब कि नीचे नहीं लग रहा, जो ये वाली फोर्स लग रही थी ना नीचे, वो नहीं लग रही, अब उसको मूव करना ज्यादा आसान है। तो ये बेसिकली इसकी साइंस होती है कि क्या नाम है, अगर आपकी जो ज्यादा और कम जो फोर्स होती है वो इस वजह से होती है कि आपके पास जो सरफेसेस जब रेस्ट पे होती हैं तो वो इंटरलॉक हो जाती हैं, जैसे ही आप मूव करना स्टार्ट करते हैं तो वो जो इंटरलॉक्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, अब बॉडी मूव कर रही होती है इसके सरफेस पे। ओके, ये जो रीजन था जिसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ये बेसिकली वो रीजन होता है जब बॉडी मूव नहीं हो रही होती, और इसके अंदर जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है वो हम लोग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से फाइंड करते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट जरूरी मेंशन करने का है कि अगर आप यहाँ देखें कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन देगा, ठीक है। मतलब वो सिर्फ आपको ये वाली वैल्यू दे रहा होगा कि जब बॉडी मूव करने वाली है, और अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने पी की वैल्यू इतनी लगाई थी, तो अब जो एफ की वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू होगी, लेट्स से कि ये वैल्यू आपकी 5 हो गई, ठीक है। मगर ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको 5 नहीं देगा, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, लेट्स से कि वो 50 हो। तो बेसिकली होता है ये कि जब आप नो स्टैटिक फ्रिक्शन की जोन पे होते हैं ना, तो आपने देखना होता है कि क्या बॉडी मैक्सिमम फ्रिक्शन पे है या उससे कम है। अगर उससे कम है तो आपने इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस लगानी होगी। इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस क्या थी, वो ये वाली इक्वेशन थी, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई लगा के आप एफ की वैल्यू पता कर लेते हैं, और एफ की वैल्यू पी पे डिपेंड हो रही होती है। तो बेसिकली पी आपको पता होता है, वहां से फिर आप एफ की वैल्यू निकालते हैं जो कि एफ मैक्स से कम हो रही हो। जब आपको पता चल जाता है, और हम लोग इसकी तरफ आएंगे कि आपको किस तरह पता चलेगा, अगर आपको पता चल जाता है कि आपकी मोशन इम्पेंडिंग है, तो फिर आपको पता है कि स्ट्रेट अवे मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, ठीक है। और इस फॉर्मूला के अंदर ये जो आपके पास ये वाला कांस्टेंट है इसको हम लोग म्यू एस कहते हैं, और ये बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, तो ये वही चीज बता रहे हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया है कि ये वाली जो इक्वेशन है, दिस ओनली डिस्क्राइब्स द लिमिटिंग और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, और इससे और कोई कम वैल्यू को नहीं ये शो करता। तो thus the equation applies only to cases where motion is impending। तो मोशन जब होने वाला होगा ये इक्वेशन सिर्फ तभी लगती है जब फ्रिक्शन फोर्स अपनी पीक वैल्यू पे होती है, और जब आपके पास ऐसी कोई कंडीशन हो जिसपे मोशन होने नहीं वाला हो, तो फिर हम लोग
कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, हमारा जो F जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो F मैक्स से कम होगी, तो दैट विल बी लेस देन ये वैल्यू, और इसकी वैल्यू हम लोग किससे निकालेंगे, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से निकालेंगे। फिर दूसरा जो हमारे पास टुवर्ड्स द राइट, ये वाली जो रेंज थी, ये वाली जो रेंज है, ये हमारी किनेटिक फ्रिक्शन की रेंज है। किनेटिक फ्रिक्शन की रेंज पे हम लोग तब आते हैं जब आपकी स्लिपेज अकर हो जाती है और बॉडी मूव करना शुरू हो जाती है, तो इस पे हम लोग कंडीशन ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो किनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमने जैसे बताया था कि वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से कम होती है, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन से आता है, जहां म्यू के कोफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन होता है। अब इस पे ये बात करनी है कि जो कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी कंडीशन ऑफ द सर्फेसेस, क्योंकि हमें देखा है कि आपके जो ब्लॉक्स हैं और आपका जो सरफेस है, तो इसके अंदर कुछ भी चीज़ आ जाए जो कि इनके दरमियान अफेक्ट करे, मतलब कि टेम्परेचर हो गया, एडहेसिव मतलब कोई ग्लू श्लू हो गई, तो बेसिकली ये चीज़ें आपकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को अफेक्ट कर रही होंगी और हमेशा अनसर्टेन होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास पानी पड़ा हुआ है, अब पानी स्लिपेज रिकॉर्ड करेगा तो फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका चेंज हो जाएगा, या फिर लेट्स से कि आपके पास मतलब और डिफरेंट कंडीशंस हो गए, अभी हम लोग उन कंडीशन की तरफ आते हैं। तो बेसिकली पॉइंट इज कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस होते हैं दे ग्रेटली डिपेंड ऑन द एग्जैक्ट कंडीशंस ऑफ द सरफेस। इस वजह से जब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं टू स्टडी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बहुत ज्यादा केयर की जाती है कि कंडीशंस को मेंटेन करना, टेम्परेचर, प्रेशर, कोई ह्यूमिडिटी तो नहीं है, मतलब ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी फ्रिक्शन को चेंज करेंगे। फिर हम लोग उसके बाद फ्रिक्शन एंगल्स की तरफ आते हैं। जब हम लोग ग्राफ देख रहे थे तो हमारे पास तीन केसेस, अच्छा ये भी एंगल्स अगले टॉपिक पे होगा। अब हम लोग फ्रिक्शन को अगर समराइज करें तो हमारे पास, लुकिंग एट द ग्राफ, तो हमारे पास तीन केसेस होते हैं। एक केस तो सिंपल हो गया कि बॉडी मोशन के अंदर है, तो यहाँ सिंपली आप किनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला यूज करके आप बेसिकली ये चीज ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और यहाँ से आपके पास फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी। जब बॉडी मोशन पे नहीं होती, मतलब आप स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में हैं, तब हमारे पास दो केसेस होते हैं। एक केस तो ये है कि जब आपके पास फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम वैल्यू से कम है। अगर ऐसी बात है तो फिर जो भी फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो आप पी से डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि एफ इज इक्वल टू पी, एफ विल बी डिपेंडिंग ऑन पी, ठीक है। तो मैंने इक्वल टू सिंप्लीफाई करने के लिए लिख दिया, मगर जो एफ की वैल्यू होगी दैट विल डिपेंड ऑन पी, और वो मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं होगी, वो कोई भी कम वैल्यू पे होगी, वो पी पे डिपेंड करी होगी। दिस इज व्हाट आई वांट टू से हियर। फिर उसके बाद होगा कि आप जब बॉडी मोशन पे नहीं होती तो फिर दूसरा केस ये होगा कि आपकी मोशन इंपेंडिंग है, आपकी बॉडी मूव होने वाली है, तो उस केस पे आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी और वो इस फॉर्मूला से निकल सकती है। तो ये जो तीन कंडीशंस हैं, तीन केसेस हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। दिस इज स्लाइटली डिफरेंट देन जो कि आपने हो सकता है अपनी एफएससी के अंदर पढ़ा हो, जो कि अपनी 12th ग्रेड पे पढ़ा हो। अच्छा, यहाँ मैं फ्रिक्शन एंगल्स की तरफ आना चाह रहा था। तो बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया कि आर क्या चीज होती है, आर बेसिकली सपोर्टिंग जो सरफेस है उसकी सारी फोर्सेस का सम है, और उस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, एक तो नॉर्मल फोर्स लगी है और एक फ्रिक्शन फोर्स है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आपके पास आर की वैल्यू आ जाती है। तो इस पे ये जो अल्फा एंगल था जो हमने कहा था कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, तो अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। जो अल्फा एंगल है, ये क्योंकि ये अगर एफ है तो ये भी एफ है, तो जो अल्फा की वैल्यू है वो अगर हम लोग 10 अल्फा करें तो 10 अल्फा आपको देगा एफ ओवर एन। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू एफ ओवर एन, और हमें अपने फॉर्मूला जो भी हमने फ्रिक्शन का फॉर्मूला पढ़ा है कि एफ इज इक्वल टू म्यू एस एन, ठीक है। तो अगर हम लोग एफ की जगह म्यू एस एन रिप्लेस करें तो एन और नीचे वाला एन कैंसिल हो जाएगा और आपके पास म्यू एस बच जाएगा। तो बेसिकली आप कहेंगे कि 10 अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस। और बेसिकली अगर आपको याद हो कि ये वाला जो फॉर्मूला है
जो ये वाला फॉर्मूला है ये सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब आपके पास मैक्सिमम फ्रिक्शन हो, ठीक है। तो जब मैक्सिमम फ्रिक्शन पे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पुट करेंगे तो आप बेसिकली कह रहे होंगे कि जब आपकी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रही है ना, तो उस केस पे टेन अल्फा, अब अल्फा को हम लोग क्योंकि मैक्सिमम पे आ गया तो उसको हम लोग डिफरेंट फाई से डोनेट कर देते हैं और हम लोग कहते हैं फाई एस इज इक्वल टू म्यू एस। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि जब आपके पास मैक्सिमम फोर्स आ गई तो फिर ये वाला रिलेशन डेवलप हो जाता है एंगल का और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। तो इसी एनालॉजी से, इसी रिलेशन से जब आप मूव कर रहे हो तो उस केस पे आपका जो एंगल होता है, क्योंकि आपकी फ्रिक्शन फोर्स चेंज हो गई तो उस केस पे आपका जो एंगल हो गया वो आप इस मैनर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन केस आपको एंगल और कोफिशिएंट फ्रिक्शन के दरमियान रिलेशन चाहिए तो वो ये वाला रिलेशन होता है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपकी फ्रिक्शन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले कि फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, और इस चीज को समझना थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव होता है। मतलब अगर आप सोचें कि भाई अगर मैं एक ब्रेक को लूं, ये मेरे पास एक ब्रेक आ गई, ठीक है, और तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी जब ये इस तरफ मूव कर रहा होगा। और सिमिलरली अगर मेरे पास एक थोड़ी मोटी ब्रेक है मगर सेम वेट की, ठीक है, अगर मेरे पास ये वाली है और ये यहाँ मूव कर रही है और उस पर फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पे इस तरह लग रही है, तो बेसिकली पॉइंट इज के जो फ्रिक्शन है ना वो सरफेस एरिया पे इंडिपेंडेंट है। अगर इन दोनों के वेट सेम है, इसका वेट एम जी है, इसका वेट भी ओवरऑल सेम एम जी है, मतलब दोनों के मैसेज सेम है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी सेम लगेगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली एम जी के ऊपर डिपेंड हो रही होती है, क्योंकि वो नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड हो रही होती है, राइट, वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं होती। उसके बाद जो आपके हाई टेम्परेचर्स हैं वो हैं, वो भी अफेक्ट करते हैं आपकी फ्रिक्शन को। जब जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जाएंगे उतने आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा मूव करने स्टार्ट हो जाते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट होते हैं, तो आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो कम हो जाती है। आपकी जो एडिशन है, मतलब जो कितना आपकी सरफेस आपस में चिपकते हैं यूजिंग ग्लूज और एनी अदर एडेसिव, तो वो भी आपकी अब ऑब्वियसली फ्रिक्शन को अफेक्ट कर रही होगी। आपकी जो हार्डनेस है वो भी अफेक्ट करती है, जितना आप सॉफ्ट होंगे उतना ज्यादा ज्यादा फ्रिक्शन होगी, हार्ड सरफेस पे फ्रिक्शन कम होती है। और इसकी एग्जांपल ये होगी, अगर आप कारपेट पे अपना हाथ मूव करने की कोशिश करें, कारपेट सॉफ्ट होता है, और सिमिलरली अगर आप मार्बल सरफेस पे हाथ मूव करें तो फ्रिक्शन आपकी कम होगी। उसके बाद फिर आपकी अगर थिन सरफेस फिल्म्स हैं, मतलब जैसे अगर कोई ऑक्साइड लेयर्स हो गई, आपकी ऑयल, डर्ट या कोई भी अदर सब्सटेंस, ये भी आपकी फ्रिक्शन को अफेक्ट कर रही होती है। अब हम लोग एग्जांपल्स की तरफ आते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स हमारे पास आएंगे फ्रिक्शन के चैप्टर के अंदर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, आपके पास एक ब्लॉक है क्रेट, वो पड़ी हुई है और उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, अप्लाइड फोर्स लग रही है टुवर्ड्स राइट ऑफ 85 पाउंड्स, और इस ब्लॉक का जो वेट है वो 200 पाउंड्स है, और बताया हुआ कि ये स्टेशनरी है जब फोर्स इस पे नहीं लगती थी। तो आपने ये फाइंड करना है, यू हैव टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द नॉर्मल सरफेस, ठीक है। तो इसकी कोफिशिएंट और फ्रिक्शंस भी आपको ऑलरेडी बताए गए। अब यहाँ नोट कर सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा कोफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है। अच्छा, तो अगर आपके पास ये है और आपने फाइंड क्या करना है, आपने बेसिकली जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स है वो फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले स्टैटिक्स की सारी प्रॉब्लम्स की तरह आप हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम के साथ स्टार्ट करें। तो आप फ्री बॉडी डायग्राम अगर लें, एक्सिस अपने ड्रॉ करें, पी फोर्स लग रही थी टुवर्ड्स राइट,
W जो वेट है आपका डाउनवर्ड लग रहा है, तो एक नॉर्मल फोर्स है जो कि अपवर्ड लग रही है। और क्योंकि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा मोशन टुवर्ड्स राइट है, तो फ्रिक्शन की फोर्स उस मोशन से ऑपोजिट होगी, इट विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक हो गया। तो एक दफा हमने ये कर दिया, अब हमने क्या करना है, अब हम लोग ने कहना है कि अज्यूमिंग के इक्विलिब्रियम के अंदर, क्योंकि अभी हमें नहीं पता, हमने फाइंड करना है कि क्या ये ऑब्जेक्ट मूव हो रही है या नहीं हो रही। हमें नहीं पता कि ये मूव हो रही है, मतलब शुरू पे तो ये इसने बताया हुआ था कि ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मगर वी डोंट नो कि जब ये पी फोर्स लगेगी क्या वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, या फिर क्या उसकी अपनी फ्रिक्शनल फोर्स इतनी है कि वो उसको प्रिवेंट करे। तो ये चीज हमने अभी फाइंड करनी है। तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, अज्यूमिंग इक्विलिब्रियम के, अज्यूमिंग कि ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं होती, तो जब हम लोग इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस अप्लाई करेंगे, मतलब हम लोग जब समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, एक्स के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस है, हमारे पास पी फोर्स है और एफ फोर्स है। तो पी जो कि राइट की तरफ लग रही थी माइनस एफ जो कि लेफ्ट की तरफ लग रही थी शुड बी इक्वल टू 0। बेसिकली पी इज इक्वल टू एफ, तो एफ की वैल्यू वही होगी जो पी की वैल्यू थी, मतलब 85 पाउंड्स। तो ये एफ बेसिकली आपकी फ्रिक्शन की फोर्स है, ठीक है। तो बेसिकली यहां से हमें पता चल रहा है कि जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो 85 पाउंड्स है। अच्छा, अब क्या ये फ्रिक्शन की जो फोर्स है, इज इट इनफ टू होल्ड दिस ग्रेट? क्या वो काफी है कि ग्रेट के लिए इतनी इतनी रेजिस्टेंस पैदा करे कि वो पी को काउंटर कर पाए? इस चीज को हम लोग स्टडी करना पड़ेगा। इसकी हम लोग बेसिकली हमें तभी पता चलेगा कि हम सबसे पहले देखेंगे अच्छा मैक्सिमम फ्रिक्शन की फोर्स क्या है जो कि ये ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है, राइट। वो हमने फाइंड करना है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की फोर्स अगर हम लोग फाइंड करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, अगर उसकी वैल्यू इससे कम हो तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी तरफ अभी हम लोग आते हैं। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की फोर्स हम लोग क्या कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम लोग F इज इक्वल टू म्यू एन से फाइंड करेंगे। तो n की वैल्यू हमने निकाल ली है। n हम लोग किस तरह निकालेंगे, हम लोग इक्विलिब्रियम की फोर्सेस यूज करेंगे इन y डायरेक्शन। तो हम लोग इक्विलिब्रियम की फोर्सेस इन y डायरेक्शन यूज करते हैं। तो y के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, y के अंदर n लग रही है और w लग रहा है, तो n इज इक्वल टू w। तो n इज इक्वल टू w विच इज 200 पाउंड्स। तो अब हम लोग फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो फाइंड करते हैं। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हमारी म्यू एस एन इज इक्वल टू म्यू एस की वैल्यू थी हमारी 0.5, एन की वैल्यू है 200। तो यहाँ से मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास 100 आ रही है। अच्छा, अब इसको केयरफुली देखें। ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन की फोर्स है ना वो 100 है। इसका मतलब कि आपकी अगर अपनी फ्रिक्शन 100 से ज्यादा हो, मतलब आप जब ये पी की वैल्यू 100 से ज्यादा लगाएंगे, तो तभी ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगी, राइट। अगर आपको वो ग्राफ याद हो, ग्राफ की तरफ दोबारा आते हैं। यहाँ ये बेसिकली अभी हमने क्या फाइंड किया, अभी हमने फाइंड किया कि हमारा जो एफ मैक्स है वो 100 है, ठीक है। और अभी जो हमारी एफ की वैल्यू आ रही थी वो 85 आ रही थी, मतलब एफ आपका फॉर एग्जांपल यहाँ है। इसका मतलब कि आप अभी तक स्टैटिक फ्रिक्शन की जोन पे हैं और आपकी ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रही। फर्दर मोर, आपको पता है कि आपकी जो मैक्सिमम आपकी जो अपनी फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 85 है, मतलब वो 100 से कम है। जब आपकी वैल्यू 100 से ज्यादा होती तो तभी आप काइनेटिक फ्रिक्शन की रेंज पे आते हैं, राइट। अभी आप की जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 100 से कम है, मतलब आप अभी इस रीजन पे आप मूव नहीं हो रहे। तो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू फाइंड, और हमने ये भी फाइंड कर लिया। तो जो f है वो f मैक्स से कम है, मतलब हमारी जो अजम्पशन थी वो वैलिड है कि हम लोग अभी मूव नहीं हो रहे, हम लोग कभी इक्विलिब्रियम के अंदर। तो जो f है वो हमारा 85 पाउंड्स है। तो बेसिक इस तरह हम लोग सवाल को फाइंड करते हैं, आंसर फाइंड करते हैं। ओके, बहुत कॉमन हमारे पास होता है कि जब आपकी सरफेस इंक्लाइंड सरफेस पे है, आपकी जब ब्लॉक इंक्लाइंड सरफेस है, तब आपके पास जो ऑब्जेक्ट होती है वो क्या स्लाइड करेगी, मूव करेगी, वो क्या क्या होगा उसके अंदर। तो ये सवाल पढ़ लें। तो बेसिकली आपके पास एक 300 पाउंड की ऑब्जेक्ट है
जो कि एक इंक्लाइन सरफेस पे रेस्ट कर रही है। आपके पास एक 100 पाउंड की फोर्स है जो कि इसको अपवर्ड की तरफ पुश कर रही है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन आपको बताया हुआ है। आपने डिटरमिन करना है कि क्या ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम के अंदर है या क्या वो मूव हो रहा है, और आपने उसकी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने बेसिकली ये बताना है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, और जो फ्रिक्शन की वैल्यू वो कितनी है। तो किस तरह इसको स्टार्ट करेंगे? अगेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हमेशा आपने फ्री बॉडी डायग्राम के साथ स्टार्ट करना है। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएं। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट था, तो इसकी जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो इस तरह बनेगी। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले आपने अजम्पशन लेनी होगी। क्या आप अज्यूम करते हैं कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है या क्या वो अपवर्ड मूव कर रहा है? तो लेट्स से आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है, वो अपवर्ड मूव कर रहा है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, क्या वो स्टेशनरी है, क्या वो अपवर्ड मूव कर रहा है, क्या वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो हमने कुछ ना कुछ अजम्पशन लेनी पड़ेगी। तो लेट्स अज्यूम कि वो अपवर्ड मूव कर रहा था, क्योंकि फोर्स अपवर्ड लग रही है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ठीक है, ब्लॉक भी हो सकता है ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो। तो अगर वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो या फिर करने वाला हो, तो जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो आपकी ऑफ कोर्स डाउनवर्ड होगी। ठीक है, तो फिर जब हम लोग अपनी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, हम लोग इस पर फ्रिक्शन को टूवर्ड्स डाउनवर्ड कहेंगे, मोशन के ऑपोजिट। अच्छा, जब भी आप इंक्लाइन सरफेस पे आ जाते हैं ना, तो उस पे जो आपका वेट होता है, जो वेट होता है वो तो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है, राइट? तो आपका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, तो वैल्यू आपकी जो वेट होगा वो तो हमेशा डायरेक्टली, बिल्कुल जैसे ग्रेविटी के ऑपोजिट नीचे ही होता है वो, ग्रेविटी के साथ साथ नीचे ही होता है वो। तो हमारे पास जो ये वाला वेट, इसको अगर हम लोग नीचे ले लें, अब क्योंकि हमने एक्सिस, जो हमारे एक्सिस थे, एक्स सरफेस के अलोंग है और वाई सरफेस के परपेंडिकुलर है, राइट? जो हमारी नॉर्मल फोर्स होती है वो वाई, जो नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब ये नॉर्मल आपकी फोर्स लग रही है। तो इसका अब, और हमारी जो फ्रिक्शन फोर्स थी, एक सेकंड, हमारी जो फ्रिक्शन फोर्स थी वो हमारी लग रही थी इस तरफ। ठीक है, तो ये नॉर्मल फोर्स हो गई, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गई। तो अब वेट जो हमारा है, वेट हमारा नीचे की तरफ लग रहा है। अब क्योंकि हमारे एक्सिस इस तरह के एक्सिस हैं, तो जो हमारा वेट है उसको भी हमने इस एक्सिस के अलोंग हमने उसके कंपोनेंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो अब हमारा अगर वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट्स एक्स और वाई के अंदर बनाऊं तो वो किस तरह बनेंगे? जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो इस तरह होगा इसका, और जो वाई वाला कंपोनेंट है वो इसका इस तरह होगा। और इन कंपोनेंट्स की वैल्यू हम लोग किस तरह निकालूंगा कि जो एंगल है, अगर मुझे ये एंगल पता हो तो मैं इस एंगल के थ्रू, राइट, अगर ये मुझे पता है ये 300 है, तो ये जो ये वाली है इसको मैं एफ वाई कह लूंगा, और इसको मैं एफ एक्स कह दूं। तो मुझे एंगल पता होना चाहिए। अब इस केस पे आप देख सकते हैं एंगल आपको नहीं पता, मगर आपको ये ट्राइंगल बताया हुआ है, और ये ट्राइंगल हमने पहले भी देखा था, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने देखा था ये ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि अच्छा ये अगर एक ट्राइंगल है, तो मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। ट्राइंगल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो बेसिकली ट्राइंगल के अंदर वो बता रहा है कि ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 4 है, और ये आपके पास 5 है। तो लेट्स सपोज कि आपको ये वाला एंगल चाहिए। तो अगर मुझे ये एंगल चाहिए हो, तो मेरा जो x मेरे पास एफ एक्स है वो यहाँ एक्ट कर रहा था। तो एफ एक्स फाइंड करने के लिए, और ये वाली जो फोर्स है ये मुझे पता है 300 है। तो एफ एक्स को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने कौन सा साइन कॉस टेन में क्या यूज करूंगा,
बेसिकली मैं कॉज की टर्म यूज करूंगा, विच इज कॉज ब्राउन बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा जो कॉज थीटा जो होगा, ठीक है, इसका एज्यूमिंग ये थीटा है मेरा, शुड इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह अगर मैं साइन ओ जो मेरा थीटा है फाइंड कर रहा हूँ, और साइन थीटा मैं फाइंड कर रहा हूँ, साइन थीटा फाइंड कर रहा हूँ जब मुझे ये वाला एफ वाई फाइंड करना हो, तो वो इक्वल हो जाएगा 4/5। 4/5 क्यों? क्योंकि अगर मैं इस एंगल का साइन थीटा यूज करूं तो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो बेसिकली इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, ओके, तो ये बेसिकली ये मेरी फ्री बॉडी डायग्राम थी, मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये बेसिकली मेरी फ्री बॉडी डायग्राम आ गई। 100 पाउंड फोर्स अपर लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो इस तरह मेरी फोर्सेस लग रही हैं। और जो मेरे पास जो वेट हो गया उसको मैंने दो के अंदर डिवाइड कर दिया, एक मेरा वाई एक्सिस के अंदर है और एक मेरा एक्स एक्सिस के अंदर है। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो एक दफा हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना ली, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने वही कहना है कि हम लोग अज्यूम करें कि अब ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा, हमारे पास इक्विलिब्रियम के अंदर है। जब इक्विलिब्रियम के अंदर है फिर हम लोग एक्स एक्सिस के अंदर फोर्सेस फाइंड करेंगे। एक्स पे अब एक्स के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एक्स के अंदर एक तो मेरे पास ये 100 पाउंड की फोर्स लग रही है, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, उसको मैंने यहाँ ले लिया। जो मेरा वेट था ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लग रहा था, राइट? तो और ये कॉस के साथ लग रहा था, तो कॉस हमने कहते कि ये 3/5 इंटू 300। और जो मेरी फ्रिक्शन फोर्स है ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रही है, तो इसको भी मैं यहाँ लिख दूंगा नेगेटिव एफ। तो अब यहाँ से मेरे पास सिर्फ एफ अननोन है, बाकी सारी वैल्यूज नोन है, तो एफ मैं निकाल लूंगा। अच्छा, अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एफ की वैल्यू है ये मेरे पास नेगेटिव आ रही है। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो हमेशा पॉजिटिव होती है, फ्रिक्शन फोर्स तो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने डायरेक्शन दी थी एफ की वो दूसरी है। तो इन एक्चुअल आपका जो एफ है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है, राइट? इसका मतलब कि एफ इज एक्चुअली एक्टिंग अपवर्ड्स। आपका जो एफ है वो अपवर्ड है। ठीक है, बेसिकली इस तरह है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने एन की वैल्यू भी फाइंड करनी है। एन की वैल्यू क्यों फाइंड करनी है? क्योंकि हमने एफ मैक्स फाइंड करना है जिसके अंदर एन का इस्तेमाल आ रहा होता है। तो अगर मैं वाई एक्सिस के अंदर देखूं तो वाई एक्सिस के अंदर मेरे पास ये वाली फोर्स है और मेरे पास ये एन की फोर्स है, तो एन माइनस दिस शुड इक्वल टू 0। तो एन की वैल्यू मेरे पास 240 आ गई और ये 240 अपवर्ड की तरफ लग रही है। अच्छा, तो ये बता रहा है कि द एफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इज 80 पाउंड्स अपवर्ड। अगर फ्रिक्शन फोर्स मेरी अपवर्ड लग रही है, इसका मतलब कि जो मेरी मोशन है, जो मेरा मोशन है वो मेरा डाउनवर्ड है, राइट? हमने कहा था कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट होती है। तो अगर मोशन मेरा डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन फोर्स मेरी अपवर्ड है, और क्योंकि मेरी फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड आ गई तो हमें पता चल गया कि मोशन हमारा डाउनवर्ड है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स की ये वैल्यू थी, एन की ये वैल्यू है। अब हम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन फाइंड करते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होगी जो कि इस ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रही होगी। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की जब हमने इस फॉर्मूला अप्लाई किया और हमने फाइंड किया तो वो आ रही थी हमारी 60 पाउंड्स। तो बेसिकली सिंस द वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इज लार्जर, ठीक है, हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स आ रही थी वो मैक्सिमम से भी ज्यादा थी।
इसका मतलब कि जो मैक्सिमम फोर्स है ना जो उसको होल्ड करने के लिए चाहिए वो 60 है। जब आप 60 से ज्यादा क्रॉस करेंगे, इसका मतलब कि आपने ज- ज- जो मैक्सिमम वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकता था उससे भी आप आगे चले गए हैं, विच मीन्स कि आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हुआ और आप मोशन की तरफ आ गए हैं। तो जो आपका ग्राफ था ना, आप बेसिकली इस पॉइंट से आगे निकल गए हैं। जो आपका मैक्सिमम पॉइंट था आप उससे भी आगे निकल गए हैं, मतलब आप अपनी किनेटिक फ्रिक्शन की रेंज पे आ गए हैं। अब क्योंकि आप किनेटिक फ्रिक्शन की रेंज पे आ गए हैं, अच्छा यहाँ तो वो बेसिकली, एक सेकेंड जी, तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा वो किनेटिक फ्रिक्शन की रेंज पे आ गया। जब वो किनेटिक फ्रिक्शन की रेंज पे आ जाएगा, तो अब जो आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू है वो ये नहीं रहेगी, वो हम लोग फाइंड करेंगे यूजिंग फॉर्मूला फॉर किनेटिक फ्रिक्शन। और फॉर्मूला फॉर किनेटिक फ्रिक्शन क्या था? एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, राइट? ये आपका फॉर्मूला था। तो म्यू के आपका इस प्रॉब्लम के अंदर म्यू के आपका क्या था? आपका बेसिकली म्यू के इज इक्वल टू 0.2। तो बेसिकली आप 0.2 इंटू 80 कर दें, तो आपका जो आंसर होगा वो बेसिकली आपकी किनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। तो आई थिंक कि इसका जो आंसर होगा वो, अच्छा यहाँ हम लोग ये गलती करें, गलती होपफुली आपने देख ली होगी। तो गलती बेसिकली ये है कि n की वैल्यू मेरी 240 थी, तो मैं गलती से f यूज कर रहा था। फॉर्मूला के अंदर n आता है, तो बेसिकली मैं इसको 240 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए मुझे। तो इसका जो आंसर होता है वो अगर आप फाइंड करें तो 48 आएगा पाउंड्स। तो बेसिकली आपकी जो फ्रिक्शन की वैल्यू है इट इज 48 पाउंड्स। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर और आपने ये फाइंड करना है। तो वंस यू फाइंड कि आप जो आपकी जो मैक्सिमम फ्रिक्शन से आप आगे निकल गए हैं, आप किनेटिक फ्रिक्शन की रेंज पे आ गए, फिर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करके आपने अपना आंसर फाइंड करना है। तो बेसिकली आज के लिए हमने इतना ही कवर करना है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ब्रीफली पढ़ा कि फ्रिक्शन की टाइप्स क्या होते हैं, आप फ्रिक्शन क्या चीज़ होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोग अपनी जो ग्राफ होता है इसको हमने एक्सप्लेन किया। इसके अंदर 3 केसेस थे। एक केस तो ये कि हम लोग जब इम्पेंडिंग मोशन पे नहीं हो तो जो भी एफ की वैल्यू है वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड करते हैं। मैक्सिमम जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो हम लोग ऑब्वियसली क्या कहते हैं फॉर्मूले से फाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग अपनी किनेटिक फ्रिक्शन की रेंज पे आते हैं जो कि आंसर उसके फॉर्मूले से आता है। ठीक है, तो आज के लिए हम ना इतना ही।